Q6 हिंदी अध्याय 26 रक्तपात के लिए तैयार रह। जू झो ने हल्के से खांसते हुए कहा, ये काफी स्वादिष्ट है। उन्होंने फिलहाल पीछा किए जाने का जिक्र न करने का निर्णय लिया। हालांकि जू झो ये देखने के लिए उत्सुक था कि आमतौर पर शांत रहने वाले ली रुक्सी इस बारे में जानने पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। उसने अनुमान लगाया कि वह संभवतः शर्मिंदगी के कारण क्रोधित हो जाएगी। इसके अलावा संभवतः वह भविष्य में फिर कभी उसका पीछा नहीं करेगी। जू झो हुआंग योक्सुआन द्वारा लाई गई परेशानी के बारे में काफी चिंतित था, इसलिए उसे अभी भी ली रुक्सी की जरूरत थी। आखिरकार ड्रैगन और टाइगर रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहने वाली बड़ी बहन से सुरक्षा की भावना बहुत अधिक होती है। ली रुक्सी ने यह सुना और धीरे से कहा, जो भी कहना है कह दो। जू झो खुद को असहाय महसूस कर रही थी। क्या वह उसे इतनी आसानी से पहचान सकती थी? उनकी आंखें हल्की सी घूम गईं। फिर उन्होंने शांति से कहा, मैं शीर्ष 100 रैंकिंग में शामिल हो गया हूं। ओह, ली रुक्सी ने सिर हिलाया, बुरा नहीं। बुरा नहीं है। जू झो ने पलकें झपकाईं। ये तो बस औसत है। ली रुक्सी ने अपने शब्द बदले और शांत भाव से कहा, तुम्हारी हरकतें काफी क्रूर नहीं थीं। अगर हुआंग हाओ तुमसे ज्यादा ताकतवर है तो तुम मर जाओगे। ओह, जू झो ने सिर हिलाया। ली रुक्सी ने उसकी ओर देखा और अपने लाल होठों को दबाया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, हालांकि अब आप पहले से बहुत बेहतर हैं। जू झो ने ली रुक्सी की ओर देखा। जैसी कि उम्मीद थी, उसकी अलग थलग बहन की जबान तीखी थी, लेकिन दिल नर्म था। स्पष्टतः वह उसकी बहुत परवाह करती है, फिर भी हमेशा शांत व्यवहार रखती है। उसने ली रुक्सी की ओर उदासीनता से देखा। सच में? ली रुक्सी ने सिर हिलाया। अगर आपने उस समय हुआंग हाओ को पूरी तरह से अपंग कर दिया होता या उसे मौके पर ही मार दिया होता, तो मैं निश्चित रूप से आपकी प्रशंसा करता। तुरंत ही मार दिया गया। जू झो थोड़ा हैरान था। ली रुक्सी वास्तव में चाहती थी कि वह हुआंग हाओ को मार डाले। जू झो को देखते हुए ली रुक्सी की आवाज अपने शांत स्वर में लौट आए, मैंने कहा था, अगर हुआंग हाओ आपसे ज्यादा मजबूत है तो आप मर जाएंगे। आपके विरुद्ध उनके तरीके अत्यंत क्रूर थे। वे आपको अपंग बनाने पर तुले हुए थे, जिससे यह एक साधारण मुकाबला न होकर मृत्यु तक का मुकाबला बन गया। और भले ही आपके पास उसे कुचलने का साधन था, लेकिन आपने केवल उसका एक हाथ काटा। अगर मैं होता तो भले ही मैं उसे नहीं मारता, मैं उसके सभी अंगों को अपंग कर देता, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह फिर कभी खड़ा न हो सके। जू झो ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा है। ली रुक्सी के शब्दों ने कुछ हद तक उनके विश्व दृष्टिकोण को पलट दिया। बाहर किसी की हत्या की चर्चा करना शायद स्वीकार्य न हो, लेकिन यह एक स्कूल है। आखिरकार ली रुक्सी सिर्फ एक हाई स्कूल की सीनियर छात्रा थी। पिछले जन्म में 18 वर्ष तक जीवित रहने के कारण उनके लिए इस दृष्टिकोण को स्वीकार करना कठिन था। जू झो ने गंभीरता से कहा, यदि आप किसी को मार देते हैं तो क्या स्कूल हस्तक्षेप नहीं करेगा? स्कूल? ली रुक्सी ने अपना सिर हिलाया। उसकी बादाम जैसी आंखें जू झो पर टिकी थीं। जिस क्षण से आप मार्शल पथ में प्रवेश करते हैं, आपको खून बहाने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आपके शिक्षक ने आपको नहीं सिखाया? जू झो ने सोचा। बेशक उन्होंने इसे पढ़ाया था, लेकिन उसने हमेशा सोचा कि यह उत्परिवर्तित जानवरों से लड़ने के बारे में है। यदि रक्तपात हुआ भी तो बहुत बाद में। लेकिन ली रुक्सी की बातों से वह कुछ आश्चर्यचकित हो गया। तुम अभी भी बहुत नर्म हो, ली रुक्सी ने शांत भाव से कहा। एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में दया की कोई बात नहीं होती, केवल कायरों और योद्धाओं की बात होती है। ये कहकर उसने अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दिया और अपने कमरे में वापस चली गई। जू झो ने उसे पीछे देखते हुए थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। कुछ क्षण बीते, तभी जू झो को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने धीरे से सांस छोड़ी। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी इस दुनिया के अनुकूल नहीं बन पाया हूं। शू झो ने मन ही मन सोचा कि ये दुनिया पृथ्वी से बहुत मिलती जुलती है, जिसके कारण उसने अनजाने में पृथ्वी पर अपने पिछले जीवन से अपना विश्व दृष्टिकोण इस दुनिया पर स्थानांतरित कर दिया। लेकिन इस दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट और उत्परिवर्तित जानवर हैं, तो ये बिल्कुल पृथ्वी जैसा कैसे हो सकता है? यहाँ सब कुछ आधुनिक होने के बावजूद ये दुनिया अंततः हुआक्सिया की तरह कानून शासन वाला समाज नहीं है। जू झो ने ली रुक्सी के कमरे पर नजर डाली। उसका दिल थोड़ा हिल गया। ली रुक्सी को ऐसी मानसिकता रखने का क्या अनुभव है? स्पष्टतः जब वह बहुत छोटी थी तो कॉकरोच को देखते ही डर के मारे चीख पड़ती थी, है ना? इस समय जू झो को अचानक हुआंग हाओ की तलवार याद आ गई जो उसके सिर की ओर बढ़ रही थी। हाई स्कूल के सीनियर्स की बेजान आंखें याद आ गईं,
और पोडियम के नीचे से हुआंग यूनेक्सुआन की आंखों में उसकी ओर देखने का भाव भी याद आ गया। इससे पहले जू झो ने हुआंग यूनेक्सुआन की निगाहों को नहीं देखा था और सोचा था कि यह सिर्फ नफरत है। लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि यह हत्या की मंशा थी, उबलती हुई हत्या की मंशा चरम सीमा तक घनी। हुआंग यूनेक्सुआन सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता था, वह उसे मारना चाहता था। वास्तव में चीजें पहले जैसी नहीं रह सकती। जू झो ने गहराई से सोचा, जैसे कोई जानवर उसकी आंखों की गहराई में जाग रहा था। अगले दिन जू झो हमेशा की तरह स्कूल गया। स्कूल पहुंचने के बाद वह प्रशिक्षण कक्ष में नहीं गए, बल्कि सीधे वर्चुअल पॉड काउंटर पर चले गए। वह प्रथम वर्ष की शीर्ष 100 रैंकिंग के शीर्ष 10 को चुनौती देना चाहता था। हुआंग यूनेक्सुआन की धमकी एक तीखी तलवार की तरह थी, जो हमेशा उसके सिर पर लटकी रहती थी। अगर वह इस तरह के लगातार डर से बचना चाहता था, तो उसे जल्दी से मजबूत बनने की जरूरत थी। इतना शक्तिशाली कि हुआंग यूनेक्सुआन को मार सके। हाँ, मार डालो। इसके अलावा शीर्ष 100 रैंकिंग में शीर्ष 10 तक पहुंचने पर 10,000 फेडरेशन सिक्कों का इनाम है, जो जू झो की ताकत को काफी बढ़ा देगा। काउंटर पर सोन क्यू ने जू झो को देखा और उसे रोका नहीं। इसके बजाय उसने धैर्यपूर्वक उसे पहले साल की शीर्ष 100 रैंकिंग के शीर्ष 10 के बारे में बताया। जू झो ने जल्दी ही सामान्य स्थिति को समझ लिया। पहले साल की शीर्ष 100 रैंकिंग में शीर्ष 3 का क्यू ब्लड 90 कार्ड तक पहुंच गया और शीर्ष 5 का 85 कार्ड तक पहुंच गया। जू झो ने गहरी सांस ली। इस शीर्ष 100 रैंकिंग में शामिल छात्र वास्तव में असाधारण हैं। यहां तक कि कुछ द्वितीय वर्ष के छात्र भी 90 कार्ड क्यू ब्लड तक नहीं पहुंच पाए हैं। मेरे और प्रथम स्थान के अलावा किसी ने भी युद्ध तकनीक के दूसरे स्तर तक प्रवेश नहीं किया है। जू झो की आंखें चमक उठीं। अब उसके पास लड़ने का मौका था। उन्होंने तुरंत ही शीर्ष 100 रैंकिंग में 5वें स्थान वाले को अपना प्रतिद्वंद्वी चुन लिया। शीर्ष 3 का क्यू ब्लड बहुत अधिक है, हो सकता है कि वह उनके खिलाफ जीत न सके। लेकिन 5वां स्थान, जिसमें केवल 5 कार्ड क्यू ब्लड का अंतर है, कोशिश करने लायक हो सकता है। जल्द ही जू झो ने वर्चुअल पॉड नंबर 1 में प्रवेश किया, हेलमेट पहना और आभासी दुनिया में प्रवेश किया। काउंटर पर सोन क्यू ने वर्चुअल पॉड नंबर 1 को देखा और खुद को आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा 5वें स्थान को तुरंत चुनौती देगा। उस लड़के से निपटना आसान नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार उसे कितना समय लगेगा। उत्सुकता के साथ सोन क्यू काउंटर के पास इंतजार कर रहा था। 3 मिनट बाद बस वर्चुअल पॉड नंबर 1 अचानक खुल गया। जू झो उदास दिख रहा था। ये देखकर सोन क्यू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, फिर मुस्कुराया और सांत्वना दी। जू झो, चुनौती में असफल होना ठीक है। शीर्ष 100 रैंकिंग वाले छात्रों को हर महीने 10 मौके मिलते हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जू झो ने अजीब भाव से कहा, मैं चुनौती में सफल रहा। सोन क्यू ने जल्दी से अपना फोन उठाया और जांच की, तो उसका चेहरा हैरान था। प्रथम वर्ष की शीर्ष 100 रैंकिंग में 5वां स्थान, जू झो। हे भगवान, सचमुच 5वां स्थान। सोन क्यू बहुत ही हैरान था। सोचिए, कल ही तो उन्हें शू झो की शीर्ष 100 रैंकिंग को चुनौती देने की योग्यता पर संदेह था, लेकिन आज वह 5वें स्थान तक पहुंच गए। यह तो मुंह पर तमाचा था। अपने दिल में सदमे को दबाते हुए सोन क्यू ने ऊपर देखा और अवाक होकर जू झो को घूरने लगा। चुनौती में सफल होने के बाद भी आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? जू झो ने आह भरते हुए कहा, हाल की लड़ाई में काफी गलतियां हुई, अन्यथा मैं इसे 1 मिनट में ही सुलझा सकता था। ऐसा लगता है कि मेरी पहाड़ तोड़ने वाली कृपाण तकनीक में अभी भी कई कमियां हैं। ये बात ध्यान में रखते हुए जू झो ने देर नहीं की और जल्दी से उस क्षेत्र से बाहर निकल गया। अपनी युद्ध तकनीक सुधारने के लिए उसे अपना निजी प्रशिक्षक ढूंढने की जरूरत थी। शीर्ष 100 रैंकिंग में शीर्ष 5 में शू झो के आने से स्कूल में हलचल मच गई। हालांकि जू झो के लिए इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। इस समय जू झो पहले ही काओ योन के कार्यालय में आ चुका था। जू झो के इरादे जानने पर काओ योन ने तुरंत सिर हिलाया, मुझे दिखाने के लिए प्रदर्शन करें। हाँ, जू झो ने अपना तांग ब्लेड निकाला और अभ्यास करना शुरू कर दिया। काओ योन का कार्यालय विशाल था, लगभग एक कक्षा के आकार का, इसलिए पूरी क्षमता के साथ भी उन्हें कोई बाधा महसूस नहीं हुई। हुश हुश, जू झो ने लंबी ब्लेड को हवा में चीरते हुए चलाया। ब्लेड से गुप्त शक्ति के विस्फोट निकले, जिससे हवा गुनगुना उठी।
काओ योंग ने किनारे से देखते हुए थोड़ा सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, वो कृपान तकनीक के दूसरे स्तर तक पहुंच गया है। इस बच्चे में कृपान चलाने की असाधारण प्रतिभा है, उसने मन ही मन सोचा। यहां तक कि वरिष्ठ वर्ष में भी अधिकांश लोग कृपान तकनीक के प्रथम स्तर पर ही बने रहते हैं। दूसरे स्तर तक पहुंचना ही अपने आप में प्रतिभा का प्रमाण है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जू झोऊ ने इतने कम समय में ये स्तर हासिल किया। इस समय काओ योन संतोष के साथ मुस्कुराया और जू झोऊ पर लगाए गए दांव के बारे में खुद को भाग्यशाली महसूस करने लगा। कुछ समय बाद जू झोऊ ने अपनी तलवार म्यान में डाली और काओ योन की ओर आशा भरी नजरों से देखा। गुरुजी, क्या आपको कोई समस्या दिखी? ओह! काओ योंग अचानक अवाक रह गया। वह संतुष्टि महसूस करने में इतना मग्न था कि वह शू झोऊ के मुद्दों को देखना ही भूल गया। वह खांसते हुए सीधे खड़े हुए, वास्तव में कुछ समस्याएं हैं। आप इसे फिर से प्रदर्शित करें और मैं आपको उन्हें ठीक करने में मार्गदर्शन करूंगा। ठीक है। उत्साह से भरकर जू झोऊ ने बिना किसी संदेह के उस पर विश्वास किया और फिर से अभ्यास शुरू कर दिया। इस बार जब शू झोऊ ने अभ्यास किया तो काओ योंग ने धैर्यपूर्वक उसका मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। आपकी कृपान तकनीक और चालन तकनीक एक समान रहनी चाहिए। अपना मन एकाग्र रखें, अपनी कृपान तकनीक के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें। यदि आपका शरीर और मन संरेखित हो जाए तो आपकी कृपान अधिक तेज होगी। तीसरे कदम में चौथे रुख में प्रचलित रास्ते से मत हटो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। काओ योन के मार्गदर्शन में जू झोऊ को धीरे धीरे अपनी कमियों का एहसास हुआ और उसने अपनी कृपान तकनीक में तेजी से सुधार किया। 2.5 घंटे बाद जू झोऊ ने अपनी तलवार म्यान में डालते हुए ईमानदारी से कहा, धन्यवाद गुरुजी। काओ योन वास्तव में उसके लिए बहुत अच्छा था। उसके विस्तृत मार्गदर्शन के बिना जू झोऊ इतनी जल्दी कृपान तकनीक के दूसरे स्तर तक नहीं पहुंच पाता। आपकी प्रगति तीव्र है, अभ्यास करते रहें और आप दूसरे वर्ष से पहले ही तीसरे स्तर तक पहुंच सकते हैं। काओ योंग ने कहा। यह बहुत ही उच्च मूल्यांकन था। स्कूल के इतिहास में दूसरे वर्ष से पहले तीसरे स्तर तक पहुंचने वाले लोग अत्यंत दुर्लभ प्रतिभा वाले होते थे। जू झोऊ ने गंभीरता से सिर हिलाया। हालांकि वह तुरंत वहां से नहीं गया, बल्कि अचानक बोला, गुरुजी, मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूं। आगे बढ़ो। काओ योंग ने सिर हिलाया। अपने शिक्षक की ओर देखते हुए जू झोऊ ने गंभीरता से कहा, 1000 दानव गुफा प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की शर्तें क्या हैं? काओ योंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। 1000 दानव गुफा के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करें। काओ योंग का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने उस पर भौहें चढ़ाईं। तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जू झोऊ थोड़ा हैरान हुआ। उसके स्वर से ऐसा लग रहा था कि शिक्षक ने उसे निषिद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने तुरंत कहा, मैंने पहले सुना था कि निषिद्ध क्षेत्र खुलने वाला है और यह बहुत ही दिलचस्प लग रहा है, इसलिए मैं इसके बारे में जानना चाहता था। दिलचस्प है। काओ योंग ने उसकी ओर देखा और सोचा, 1000 दानव गुफा का निषिद्ध क्षेत्र कुछ नया और ताज़ा नहीं है। 300 वर्ष पूर्व उस महान प्रलय के बाद से यान देश का क्षेत्र सैकड़ों गुना विस्तारित हो गया, लेकिन इनमें से लगभग सभी विस्तारित क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र बन गए। क्योंकि इन निषिद्ध क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली उत्परिवर्ती जानवर रहते हैं और यहाँ तक कि डरावने पौराणिक दैत्य भी मौजूद हैं। बेशक आजकल यान देश द्वारा अधिकांश निषिद्ध क्षेत्रों को सील कर दिया गया है, यहाँ तक कि उन पर भारी सैन्य बल से नियंत्रण और दमन भी किया गया है। काओ योंग ने धीरे से कहा, 1000 दानव गुफा का निषिद्ध क्षेत्र उनमें से एक है। ये सुनकर जू झोऊ को अपने दिल में हल्का सा कंपन महसूस हुआ। निषिद्ध क्षेत्र को दबाना। काओ योंग के अनुसार यहाँ तक कि पौराणिक दिग्गज भी निषिद्ध क्षेत्र में मौजूद हैं। उन पौराणिक दिग्गजों को दबाने के लिए कोई कितना शक्तिशाली होना चाहिए? क्या 1000 दानव गुफा के निषिद्ध क्षेत्र में पौराणिक दिग्गज हैं? जू झोऊ ने अवचेतन रूप से पूछा। काओ योंग ने अपना सिर हिलाया, ये स्पष्ट नहीं है। विशिष्ट स्थिति केवल सेना को ही पता है। हालांकि 1000 दानव गुफा हर 5 साल में एक बार खुलती है। सबसे अधिक संभावना है कि वहां कोई पौराणिक प्राणी नहीं है, या अगर है भी तो उन्हें दबा दिया गया है। जू झोऊ ने सिर हिलाया और अवचेतन रूप से पूछा, ये हर 5 साल में ही क्यों खुलता है? काओ योंग ने उसे एक अर्ध मुस्कुराहट दी और उसकी ओर देखा। छोटा लड़का बहुत सारे सवाल पूछ रहा था। 1000 दानव गुफा के निषिद्ध क्षेत्र का मामला ऐसा नहीं है जिससे इस बच्चे को निपटना चाहिए। हालांकि काओ योंग ने फिर भी जवाब दिया, क्योंकि निषिद्ध क्षेत्र में उत्परिवर्ती जानवर लगातार बढ़ रहे हैं।
अगर उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो उनकी संख्या तेजी से बढ़ेगी। जब एक बार भयंकर ज्वार उत्पन्न होगा और सैन्य अवरोधों को तोड़ देगा, तो इससे मानव शहरों को बहुत नुकसान होगा। इसका सबसे पहले खामियाजा हमारे जैसे बाहरी शहर जिले के शहरों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए निषिद्ध क्षेत्र हर 5 साल में एक बार खुलता है ताकि उन उत्परिवर्ती जानवरों को बाहर निकाला जा सके जो अभी तक बड़े नहीं हुए हैं। इसके साथ ही काओ योंग ने सहजता से कहा, मार्शल कलाकारों को निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार हर बार प्रवेश द्वार पर उदार पुरस्कार प्रदान करती है, जैसे कि प्रचुर मात्रा में नकदी और खेती के संसाधन। बेशक उत्परिवर्ती जानवर स्वयं अत्यंत मूल्यवान हैं। उनकी लाशों से अच्छी खासी आय हो सकती है। ये सुनकर जू झोऊ का दिल धड़क उठा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि हजार दानव गुफा के निषिद्ध क्षेत्र से इतने सारे लाभ होंगे। भारी मात्रा में नकदी, भारी मात्रा में खेती के संसाधन, ये वही चीजें थीं जिनकी उनमें सबसे अधिक कमी थी। एक पल के लिए जू झोऊ अविश्वसनीय रूप से लुभाया गया और हजार दानव गुफा में प्रवेश करने का उसका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। काओ योंग ने जू झोऊ को देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अचानक सख्त हो गई। जू झोऊ, हजार दानव गुफा का निषिद्ध क्षेत्र ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको अभी निपटना चाहिए। यद्यपि इसे सैन्य नियंत्रण में लाया गया है, फिर भी खतरे का स्तर अभी भी उससे कहीं अधिक है जिसे आप संभाल नहीं सकते। इसके बारे में सोचो भी मत और निश्चित रूप से इसके पास जाने की कोशिश भी मत करो। काओ योन का स्वर अभूतपूर्व रूप से गंभीर था। आपका वर्तमान कार्य कठिन साधना पर ध्यान केंद्रित करना है, क्या आप समझते हैं? जू झोऊ चुप रहा। उसने तो ये भी नहीं पूछा था कि स्कूल से अनुशंसा कैसे प्राप्त की जाए। और अब शिक्षक ने उसे कड़ी चेतावनी दी थी। वो ये कहे बिना न रह सका, गुरुजी, मैं पहले से ही फ्रेशमैन टॉप 100 सूची में 5वें स्थान पर हूँ। तो क्या हुआ अगर आप हाई स्कूल में फ्रेशमैन टॉप 100 की सूची में 5वें स्थान पर हैं? काओ योंग ने उदासीनता से कहा, क्या ये बहुत मजबूत है? जब तक आप चाकू तकनीक के तीसरे रूप तक नहीं पहुंच जाते, तब तक प्रतीक्षा करें, फिर हम इस बारे में फिर से बात करेंगे। ये सुनकर जू झोऊ ने असहाय होकर कहा, समझ गया गुरुजी। ... काओ योंग के कार्यालय से बाहर निकलते हुए जू झोऊ का दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। उसे हजार दानव गुफा के निषिद्ध क्षेत्र की यात्रा करनी होगी। काओ योंग ने जिन लाभों का उल्लेख किया वे केवल गौण थे। मुख्य बात यह थी कि शार्क के दांतों वाले उत्परिवर्तित पक्षी का उनका अवतार अंततः जारी किया जाना था। और हजार दानव गुफा के निषिद्ध क्षेत्र में अनगिनत उत्परिवर्ती जानवर थे जो अभी तक बड़े नहीं हुए थे। क्या वे उत्परिवर्तित पक्षियों के लिए सही भोजन नहीं होंगे? उस समय भोजन लाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अवतार स्वयं ही शिकार कर सकता है। तो मैं निषिद्ध क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? जू झोऊ ने चुपचाप सोचा। एक बार निषिद्ध क्षेत्र खुल जाने पर यह केवल 3 महीने तक ही खुला रहता है। यदि वह तब तक इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं, तो ये परेशानी वाली बात होगी। उन्हें इसे दोबारा खोलने के लिए 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। इस समय जू झोऊ की आंखें अचानक चमक उठीं। क्या उसे लिन शिशी की संपर्क जानकारी नहीं मिली? एक वरिष्ठ और ड्रैगन और टाइगर सूची के सदस्य के रूप में लिन शिशी को इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। जू झोऊ ने अपना फोन निकाला और लिन शिशी को एक संदेश भेजा। जू झोऊ, क्या आप वहां हैं? वरिष्ठ। एक क्षण बाद लिन शिशी ने उत्तर दिया। लिन शिशी, क्या हो रहा है छोटे जूनियर? जू झोऊ, सीनियर, क्या आप जानते हैं कि हजार दानव गुफा में प्रवेश करने के लिए स्कूल से सिफारिश कैसे प्राप्त करें? लिन शिशी, तुम हजार दानव गुफा में जाने के बारे में नहीं सोच रहे हो, है ना? जू झोऊ, खांसी, मैं इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ। लिन शिशी, 10,000 डेमन केव 2 महीने में खुल जाएगा। ड्रैगन और टाइगर लिस्ट के केवल शीर्ष 10 सदस्यों को ही स्कूल द्वारा अनुशंसित किया जाता है, इसलिए आपको इस पर विचार भी नहीं करना चाहिए, जूनियर। जू झोऊ, ड्रैगन और टाइगर सूची में शीर्ष 10 में क्या मेरी बहन जा रही है? लिन शिशी, रूक्सी निश्चित रूप से जाना चाहती है, लेकिन उससे साथी खोजने में परेशानी हो रही है, इसलिए वह शायद इस बार नहीं जा पाएगी। जू झोऊ, एक साथी। लिन शिशी, स्कूल का नियम है कि ड्रैगन और टाइगर सूची के शीर्ष 10 सदस्यों को हजार दानव गुफा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए जोड़े में टीम बनानी होगी। अकेले प्रवेश की अनुमति नहीं है। अपने वरिष्ठ के संदेश को घूरते हुए जू झोऊ गहरी सोच में पड़ गया। क्या ड्रैगन और टाइगर सूची के शीर्ष 10 लोगों को भी इसमें शामिल होने के लिए टीम बनानी होगी? ऐसा लगता है कि हजार दानव गुफा वास्तव में काफी खतरनाक है।
लिन शिशी हालांकि रूक्सी की सबसे अच्छी दोस्त है, ड्रैगन और टाइगर सूची में 50 से ऊपर रैंक की गई है, इसलिए निश्चित रूप से वह उसके साथ शामिल नहीं हो सकती। लगता है स्कूल की सिफारिश का तरीका काम नहीं करेगा। जू झो ने लाचारी का भाव दिखाया। तभी लिन शिशी ने एक और संदेश भेजा। लिन शिशी, लेकिन रूक्सी के पास अन्य चैनल भी हैं, जैसे कि सोशल मार्शल आर्टिस्ट रूट के जरिए प्रवेश करना। वैसे भी इनमें से कोई भी बात आपको चिंतित नहीं करती जूनियर, इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। जू झो, ठीक है, धन्यवाद वरिष्ठ। अपना फोन बंद करते ही जू झो की आंखें थोड़ी चमक उठी। बेशक वह ये कैसे भूल सकता है। प्रमाणित सामाजिक मार्शल कलाकार एक रिश्तेदार को निश्चित क्षेत्र में ला सकते हैं। ली रूक्सी ने प्रमाणीकरण पास कर लिया है ना? जू झो ने सोचा। जू झो ने तुरंत ही निर्णय लिया कि वह घर पहुंचकर इस बारे में पूछेगा। शाम को घर लौटते हुए 4 सदस्यों वाला परिवार भोजन की मेज के चारों ओर बैठा था। जू झो ने जू तियानहाए और ली यानपिंग की ओर देखा और तुरंत हजार दानव गुफा का मुद्दा नहीं उठाया। आखिरकार यह एक निश्चित क्षेत्र है और अगर उसके माता पिता को ये पता चलेगा तो वे निश्चित रूप से चिंतित हो जाएंगे। जू झो ने ली रूक्सी को देखा और धीरे से पूछा, बहन, क्या आप बाद में मेरे कमरे में आ सकती हैं? मुझे आपसे कुछ पूछना है। ली रूक्सी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसके आकर्षक चेहरे पर एक उलझन भरी झलक थी। क्यों? बस आ जाओ, या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूं? जू झो ने कहा। मैं आपके कमरे में आऊंगा, ली रूक्सी ने जवाब दिया। पास ही में ली यानपिंग ने उनकी बातचीत सुनी और उसे यह बात मनोरंजक लगी। आप ये बात यहाँ क्यों नहीं कह सकते? जू झो खांसते हुए बोला, मुझे अपनी बहन को कुछ गुप्त बात बतानी है। ली रूक्सी ने उसे उत्सुकता भरी नजर से देखा। किनारे पर जू तियानहाए और ली यानपिंग ने मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया और अपने सिर हिलाए। रात के खाने के बाद शयन कक्ष में प्रवेश करके दरवाजा बंद कर लिया। ली रूक्सी नंगे पैर चली, उसके गोरे छोटे पैर फर्श पर चल रहे थे। जब उसने 1 मीटर से अधिक लंबे शार्क दांत वाले उत्परिवर्ती पक्षी को देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। चिंता मत करो, ये काटता नहीं है, जू झो ने सांत्वना दी। ली रूक्सी ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, आगे बढ़ो, क्या बात है? जू झो ने तुरंत पूछा, बहन, क्या आपने सामाजिक मार्शल आर्टिस्ट का प्रमाणन पास कर लिया है? मैंने किया। क्यों? ली रूक्सी ने शांति से कहा। जू झो की आंखें चमक उठी और उन्होंने आगे कहा, तो क्या आप अपने परिवार के किसी सदस्य को हजार दानव गुफा में ला सकते हैं? ली रूक्सी ने उसकी ओर देखा, उसकी लंबी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या आप हजार दानव गुफा में जाना चाहते हैं? जू झो ने सिर हिलाया। हास्यास्पद, ली रूक्सी ने डांटा, क्या तुम जानते हो कि वह किस तरह की जगह है? मुझे पता है, ये निषिद्ध क्षेत्र है, जू झो ने सिर हिलाया। ली रूक्सी ने उसकी ओर देखा, उसका स्वर शांत हो गया, तुम्हें यह विचार छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगी। जू झो ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्यों? तुम बहुत कमजोर हो। ली रूक्सी की आवाज ठंडी थी। जू झो चुप रहा और एक क्षण बाद उसने कहा, हजार दानव गुफा खुलने में अभी भी 2 महीने हैं, मैं तब तक और अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। ली रूक्सी असाधारण रूप से शांत रही, उसकी स्पष्ट आंखें जू झो पर टिकी रहीं। भले ही तुम मजबूत हो जाओ, तो क्या तुमने मौत देखी है? क्या तुमने असली उत्परिवर्ती जानवर देखे हैं? क्या तुमने किसी को चीरते हुए देखा है? किसी को जीवित ही खाते हुए देखा है? क्या तुमने किसी भूमि को मानव मांस से ढका हुआ देखा है? ली रूक्सी की निगाहें ठंडी और तीखी थीं। जब आप इन चीजों को देखेंगे तो आपके पैर जवाब दे देंगे और आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे। मैं नहीं करूंगा। जू झो ने ली रूक्सी की ओर देखा, उसकी आवाज और अधिक दृढ़ हो गई। आप करेंगे। ली रूक्सी करीब आ गई, उसकी उपस्थिति से हल्की खुशबू आ रही थी। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। जू झो, तुम मेरे भाई हो। मैं तुम्हें किसी और से बेहतर जानता हूं। जू झो ने सीधे अपने सामने खड़ी लड़की की ओर देखा, जो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी चमक दुनिया से भी ज्यादा थी। तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझती हो। शायद वह पहले भी ऐसे ही थे, जैसा ली रूक्सी ने कहा था, लेकिन अब वह निश्चित रूप से ऐसे नहीं होंगे। ली रूक्सी हंसी, उसकी मुस्कान इतनी चमकदार थी कि वह सभी चीजों के रंगों को चुरा सकती थी। वह बेहद खूबसूरत थी, फिर भी उसका लहजा डराने वाला था। आपके पास 2 महीने हैं। अगर आप ड्रैगन और टाइगर सूची में किसी को भी हरा सकते हैं, यहां तक कि 100वें स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को भी, तो मैं इसके लिए सहमत हो जाऊंगी।
इसके अलावा यह मत सोचिए कि आपका उत्परिवर्ती पक्षी उत्परिवर्ती जानवर के रूप में गिना जाता है। ये समझने के लिए कि असली उत्परिवर्ती जानवर कितने डरावने होते हैं, आपको स्कूल के आभासी केबिन में जाना चाहिए। ऐसा कहने के बाद ली रूक्सी ने अपनी खूबसूरत एड़ियों को घुमाया और चली गई। जू झो ने उसकी सुंदर पीठ की ओर देखा, चेहरा शांत था, परंतु आंतरिक भावनाएं थोड़ी अशांत थीं। ली रूक्सी की नज़र में वह अभी भी एक डरपोक बच्चा था, जिसे हमेशा सुरक्षा की जरूरत होती थी। वास्तव में जू झो को ली रूक्सी के संरक्षण की आवश्यकता थी, क्योंकि वह अभी भी हुआंग यूनेक्सुआन से निपट नहीं सकता था। मजबूत बनो। इस समय जू झो का संकल्प और भी दृढ़ हो गया था। केवल निरंतर मजबूत बनकर ही वह इस पूरी स्थिति को बदल सकता है। 2 महीने में नहीं, मुझे इतने लंबे समय की भी आवश्यकता नहीं होगी, जू झो ने बड़बड़ाते हुए कहा। आज महीने का आखिरी दिन है और शीर्ष 100 की सूची के लिए पुरस्कार तब वितरित किए जाने चाहिए जब वह अगली बार स्कूल जाए। तब तक उसकी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाएगी। जू झो चुपचाप इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अगले दिन सप्ताहांत था। जू झो स्कूल नहीं गया था, बल्कि घर पर अकेले ही माउंटेन ब्रेकिंग सेबर तकनीक का अभ्यास कर रहा था। इस अवधि के दौरान ऐसा लग रहा था मानो जू झो और ली रूक्सी के बीच संबंध पहले जैसे हो गए हैं, यानी बेहद दूर हो गए हैं। इस बीच बाहर लिंजियांग शहर में एक खबर फैल गई। एस रैंक प्रतिभा के बारे में अफवाहें। फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने अफवाह फैलाने वाले को व्यक्तिगत रूप से दंडित किया। ड्रैगन और टाइगर रैंकिंग के शीर्ष 10 को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए। 30 कोड़े मारने का दंड। लिंजियांग फर्स्ट हाई स्कूल शीर्ष एस रैंक प्रतिभा स्काई ड्रैगन अमर शरीर जू झो। मीडिया हड़बड़ी में रिपोर्टिंग कर रहा था। इससे पहले जब काओयोंग ने जू झो की प्रतिभा का खुलासा किया था, तो ये पहले ही जनता के सामने आ चुकी थी, जिसने बहुत ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि कई लोगों को स्काई ड्रैगन अमर शरीर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी और उनके मन में काफी संदेह था। इस बार हुआंग यूनेक्सुआन की सार्वजनिक पिटाई से बहुत सनसनी फैल गई। पूरा लिंजियांग शहर बुरी तरह हिल गया। ड्रैगन और टाइगर रैंकिंग में शीर्ष 10 प्रतिभाओं को सार्वजनिक रूप से दंडित करना अभूतपूर्व था। इससे ये संकेत मिलता है कि लिंजियांग प्रथम हाई स्कूल पूरे स्कूल ने एकजुट होकर अफवाह फैलाने वालों के प्रति शून्य सहिष्णुता के साथ जू झो की प्रतिभा को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। भले ही आप ड्रैगन और टाइगर रैंकिंग में शीर्ष 10 प्रतिभाशाली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ ही समय में पूरा लिंजियांग शहर चर्चाओं से गूंज उठा। लाखों लोग जू झो की प्रशंसा गा रहे थे। इस बीच यह मामला तेजी से फैल गया और आसपास के अन्य शहरों तक पहुंच गया। स्वाभाविक रूप से जू झो इन घटनाओं से अनभिज्ञ था। पिछले 2 दिनों से वह घर पर ही लगन से अभ्यास कर रहे थे। ... समय उड़ गया। सोमवार जू झो ने बिस्तर से अपनी आंखें खोली, तुरंत अपने स्वयं के पैनल को देखा। होस्ट जू झो। क्यूई रक्त 74.4 कैलोरी। स्पिरिट 2 हर्ट्ज। अवतार शार्क टूथ म्यूटेंट चिकन। रैंक 0 रैंक 2 लेवल 20%। शुद्ध वजन 48.5 किलोग्राम। प्रतिभा प्रतिदिन 10 किलोग्राम वजन बढ़ना, सीमा सभी चीजों को निगल जाना। विकास जब वजन प्रजाति सीमा तक पहुंच जाता है तो विकास शुरू हो सकता है। 3 दिनों में मेरे क्यूई रक्त में 0.3 कैलोरी की वृद्धि हुई, जो कि औसतन 0.1 कैलोरी प्रतिदिन है। जू झो ने मन ही मन सोचा, अवतार की रैंक भी 5% की दैनिक वृद्धि दर बनाए रखती है। गति तेज तो नहीं है, लेकिन स्थिर है। बेशक ये तेज नहीं, केवल सापेक्ष है। दूसरों की तुलना में 0.1 कैलोरी क्यूई रक्त की दैनिक वृद्धि पहले से ही एक भयावह गति है। हालांकि जू झो स्वाभाविक रूप से इससे संतुष्ट नहीं था। 2 महीने में मैं ड्रैगन और टाइगर रैंकिंग में शामिल हो जाऊंगा। जू झो ने गहरी सांस ली। मुझे खुद को लगातार बेहतर बनाने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की रैंकिंग को 100 रैंकिंग कहा जाता है, लेकिन ग्रेड 3 की रैंकिंग को ड्रैगन और टाइगर रैंकिंग कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रेड 3 के छात्रों ने अपने क्यूई ब्लड और युद्ध तकनीकों को गहरे स्तर तक विकसित कर लिया है। ड्रैगन और टाइगर रैंकिंग का प्रत्येक सदस्य एक दिग्गज, एक सच्चा पावरहाउस है। उनकी संख्या कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों से कहीं अधिक है। इसलिए जू झो 2 महीने के भीतर ड्रैगन और टाइगर रैंकिंग में प्रवेश करना चाहता है। कठिनाई बहुत अधिक है, लेकिन जू झो चिंतित नहीं था। आज स्कूल जाकर मुझे 100 रैंकिंग में शीर्ष 10 में होने का इनाम मिल सकता है।
जू झोउ ने प्रत्याशा का भाव दिखाया। 100 रैंकिंग में शीर्ष 10 के लिए पुरस्कार में न केवल 10,000 फेडरेशन सिक्के शामिल हैं, बल्कि कुछ खेती संसाधन भी शामिल हैं। इन सब से उसमें जबरदस्त सुधार आएगा। अलावा जैसे जैसे उसका वजन बढ़ता गया, जू झोउ को यह महसूस होने लगा कि अवतार का अगला विकास निकट आ रहा है। तब तक उसकी वृद्धि की गति में एक और उछाल आने की संभावना है। ग्रेड 1 कक्षा 8 कक्षा। जू झोउ अपनी सीट पर बैठ गया। वेन यूहुई झुकी और फुसफुसाई, जू झोउ, हुआंग यूनक्सुआन तुम्हें ढूंढने नहीं आया था, है ना? ये सुनकर जू झोउ ने अपना सिर हिलाया। इस सप्ताहांत वह अपनी बहन के साथ घर पर रहा। ली रोक्सी के साथ हुआंग यूनक्सुआन के लिए उसे तलाशना असंभव था। उसे अपना सिर हिलाते हुए देखकर वेन यूहुई ने राहत की सांस ली और आगे कहा, यह अच्छा है। जब मैं आया तो मैंने हुआंग यूनिक्सुआन को हमारे शिक्षण भवन से बाहर आते देखा। मुझे लगा कि वह आपको खोजने आ रहा है। जू झोउ थोड़ा स्तब्ध था। ये ग्रेड 1 शिक्षण भवन है, हुआंग यूनिक्सुआन यहाँ क्या कर रहा था? अपना सिर हिलाते हुए जू झोउ ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और पाठ्यपुस्तक की समीक्षा करने के लिए अपना दराज खोल दिया। मार्शल आर्ट के छात्र अपना अधिकांश समय अभ्यास में बिताते हैं, लेकिन इसके लिए उदार कला परीक्षाओं की भी आवश्यकता होती है। जू झोउ आमतौर पर उदार कला का अध्ययन करने में 2 घंटे बिताते हैं। लेकिन जैसे ही उसने अपना दराज खोला, उसे अंदर एक नोट मिला। नोट खोलते ही जू झोउ के चेहरे पर अचानक ठंडक छा गई। उसके अजीब भाव को देखकर वेन यूहुई जल्दी से झुक गया। जब उसने नोट पर लिखी बातें देखीं, तो उसका चेहरा भी तुरंत बदल गया। ये है क्या हुआंग यूनिक्सुआन ने इसे यहाँ लिखा है? जू झोउ ने कुछ नहीं कहा, बस उसका चेहरा ठंडा होता गया। नोट में केवल 2 वाक्य थे। पहला वाक्य, जीवन और मृत्यु के मंच पर मिलते हैं। दूसरा वाक्य एक पता था, 77 किंगशान गांव, 23 साउथ हेवन स्ट्रीट। ये जू झोउ का पता है, जहां वह अपने माता पिता और ली रूक्सी के साथ रहता है। यहां तक कि विशिष्ट संख्या और भवन लिखे होने के बावजूद भी खतरा स्पष्ट था। जू झोउ ने नोट को एक तरफ रख दिया, चुपचाप खड़ा हो गया और कक्षा से बाहर चला गया। काओ योन का कार्यालय। आप यहाँ हैं। ये 100 रैंकिंग के शीर्ष 10 के लिए पुरस्कार हैं। काओ योन ने एक बैंक कार्ड और 4 धातु की दवा की बोतलें निकाली। 100 रैंकिंग में शीर्ष 10 को हर महीने 10,000 फेडरेशन सिक्के और मध्यवर्ती स्तर की साधना औषधि की एक बोतल से पुरस्कृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त शुरुआती स्तर की साधना औषधि की ये 3 बोतलें इस महीने के लिए अतिरिक्त संसाधन हैं, मैं इन्हें भी तुम्हें दे दूंगा। उसने ये चीजें जू झोउ को सौंप दी। धन्यवाद शिक्षक। उन्हें प्राप्त करने के बाद जू झोउ के चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था। उसने नोट निकाला और गंभीरता से कहा, गुरुजी, यह मुझे मेरी दराज में मिला। काओ योंग ने नोट लिया और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हुआंग यूनिक्सुआन से। ये वही होना चाहिए। जू झोउ ने सिर हिलाया। एक सहपाठी ने कहा कि वह अभी अभी इस शिक्षण भवन से निकला है। ये सुनकर काओ योन की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी हो गई। ये कमीना, वास्तव में इसमें कुछ हिम्मत है। यह उनके लिए स्पष्ट था कि हुआंग यूनिक्सुआन जू झोउ को धमकी दे रहा था। यदि जू झोउ जीवन और मृत्यु के चरण पर सहमत नहीं होता, तो उसके माता पिता और परिवार खतरे में पड़ सकते थे। शायद ये पिछले कुछ दिनों की खबरों की वजह से है। काओ योंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हुआंग यूनिक्सुआन तुमसे बदला लेना चाहता है। समाचार। जू झोउ थोड़ा हैरान था। काओ योंग ने उसकी ओर देखा। तुम्हें पता नहीं था? पूरे शहर ने स्कूल द्वारा हुआंग यूनिक्सुआन को सजा दिए जाने के बारे में सुना था। उसने अपना फोन निकाला और जू झोउ को खबर दिखाई। इसे देखने के बाद जू झोउ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आज पहुंचते ही उन्हें हुआंग यूनिक्सुआन से धमकी मिली। ऐसी शर्मनाक घटना पूरे लिंजियांग शहर में फैल गई, यहां तक कि आसपास के शहरों तक फैल गई। ये पूरी तरह अपमानजनक था। हुआंग यूनिक्सुआन को अब तक शायद उससे बेहद नफरत हो गई होगी। ये परेशानी वाली बात है। जू झोउ ने भौहें सिकोड़ी। यदि वह जीवन और मृत्यु के चरण से सहमत नहीं होता, तो कौन जानता था कि अगर हुआंग यूनिक्सुआन पागल हो गया तो वह क्या भयानक चीजें करेगा। डरो मत, हुआंग यूनिक्सुआन को इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए कि वह सीधे आपके परिवार को नुकसान पहुंचाए। काओ योंग ने कहा, यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि यान देश में मार्शल कलाकारों द्वारा आम लोगों को नुकसान पहुंचाने पर रोक लगाने के कानून हैं।
भले ही हुआंग यूनेक्सुआन ने ऐसा करने की हिम्मत की, उसे यह विचार करना होगा कि क्या वह ली रुक्सी के क्रोध का सामना कर सकता है। जू झो ने गंभीरता से कहा, मुझे चिंता है कि वह भाड़े के मार्शल कलाकारों को काम पर रख सकता है। काओ योन चुप था, यहां तक कि वह भी इस संभावना से इनकार नहीं कर सके। जू झो ने अपने शिक्षक की ओर देखा और कहा, गुरुजी, क्या स्कूल में जीवन और मृत्यु के बारे में कोई नियम है? हाँ, काओ योंग ने सिर हिलाया। यदि कोई अनसुलझा संघर्ष है, जब तक दोनों पक्ष सहमत हैं, वे जीवन और मृत्यु के चरण में प्रवेश कर सकते हैं, जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना। स्कूल का उद्देश्य किसी को भी चरमपंथी कार्यों में शामिल होने से रोकना है। आखिरकार, मार्शल आर्टिस्ट आम लोगों की तुलना में अधिक आक्रामक होते हैं। यदि यह वास्तव में उस बिंदु पर पहुंच जाए जहां से वापसी संभव न हो, तो मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करें और जीवन और मृत्यु के चरण पर चढ़ें, जब तक कि मृत्यु मुक्त न कर दे। काओ योंग ने अपना सिर हिलाया और फिर सख्ती से कहा, चिंता मत करो, मैं इस मामले के बारे में हुआंग यूनेक्सुआन से बात करूंगा। इतना कहकर वह नोट लेकर कार्यालय से बाहर चला गया। जू झो ने गहरी सांस ली और कमरे में इंतजार करने लगा। इस समय उसका ध्यान अभ्यास पर नहीं था, वह केवल इस मामले का परिणाम जानना चाहता था। एक क्षण बाद जू झो ने भौहें सिकोड़ ली और वह उत्तेजित हो गया। उसने अपना फोन उठाया और ली रूक्सी को खबर बताना चाहा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पास ली रूक्सी की संपर्क जानकारी नहीं थी। जू झो अवाक रह गया, भाई बहन के बीच का रिश्ता वाकई ठीक ठाक था। असहाय होकर उसने फिर से लिन शिशी की चैट विंडो खोली। वरिष्ठ बहन लिन, हुआंग यूनेक्सुआन ने मेरे लिए एक नोट रखा जिसमें मुझे जीवन और मृत्यु के चरण में जाने के लिए कहा गया। जू झो ने संक्षेप में स्थिति की व्याख्या की। एक क्षण बाद लिन शिशी ने उत्तर दिया, जूनियर भाई, निश्चित रूप से मत जाओ, मैंने अभी आपकी बहन को बताया है, वह पहले ही हुआंग यूनेक्सुआन को खोजने गई है। जू झो थोड़ा हैरान था, ली रोक्सी ने इतनी जल्दी काम किया। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या करेगी। जू झो ने थोड़ी उत्सुकता के साथ हल्की सांस छोड़ी। ग्रेड 3 कक्षा 2 प्रशिक्षण कक्ष। क्लैंग। ली रूक्सी ने तलवार से हुआंग यूनेक्सुआन के हथियार को गिरा दिया, फिर अपना लंबा पैर उठाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। पफ। हुआंग यूनेक्सुआन भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा, उसने अपनी छाती पकड़ ली और मुंह से काला खून थूक दिया। ली रोक्सी, तुम। उसने ली रोक्सी को घूर कर देखा, ये ग्रेड 3 कक्षा 2 थी, और वह वास्तव में अकेले ही अंदर आ गई और लड़ाई शुरू कर दी। ली रूक्सी ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया, अपनी तलवार चलाई। तलवार की किरणें चकाचौंध करने वाली थीं, और उसकी ताकत अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। कक्षा 3 से कक्षा 2 तक के सभी सहपाठी पीछे हट गए, उनके चेहरे पीले पड़ गए। टकराना। तलवार सीधे हुआंग यूनेक्सुआन के हाथ पर लगी। आह! हुआंग यूनेक्सुआन ने एक दयनीय चीख मारी, सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर ली, और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उसने खून से सनी एक कटी हुई उंगली जमीन पर गिरी देखी। उसके दाहिने हाथ से लगातार खून बह रहा था। हुआंग यूनेक्सुआन। ली रूक्सी ने जमीन पर लेटे युवक को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, यदि आप वैध तरीकों से मेरे भाई को चुनौती देना चाहते हैं तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने फिर से ये गंदी चालें चली और उसे मौत के घाट उतारने पर मजबूर किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ली रोक्सी। लियू काइकी ने समय रहते डांटते हुए कहा, आप ड्रैगन और टाइगर रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं और हुआंग यूनेक्सुआन पर हमला कर रहे हैं, क्या आपको स्नातक न होने का डर नहीं है? फिर भी ली रूक्सी ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, अभी भी हुआंग यूनेक्सुआन को घूर रहा था। उसने डरावने लहजे में कहा, याद रखो मैंने क्या कहा था। इसके अलावा, अगर तुमने स्कूल के बाहर शू झो और मेरे माता पिता को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बोलने के बाद ली रूक्सी ने अपनी लंबी तलवार वापस ली और जाने के लिए मुड़ी। स्नैप। उसने हुआंग यूनेक्सुआन की कटी हुई उंगली पर पैर रखा, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गई, फिर वह तेजी से चली गई। कक्षा के दरवाजे पर काओ योन, जो अभी अभी आया था, आश्चर्यचकित भाव से ये दृश्य देख रहा था। जमीन पर हुआंग यूनेक्सुआन, जिसका मुंह खून से भरा था, ली रोक्सी की पीठ को गौर से देख रहा था, उसकी आंखें तीव्र घृणा से भरी हुई थीं। एक पल के बाद काओ योंग एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ कार्यालय में लौट आया। उसने शू झो की ओर देखा और अभी अभी घटी घटना का वर्णन किया। स्थिति मूलतः ऐसी ही थी। काओ योंग का स्वर कुछ हद तक असहाय था। ये सुनकर जू झो भी आश्चर्य से भर गया। पूरे ग्रेड 3 कक्षा 2 के सामने हुआंग यूनेक्सुआन की पिटाई, और यहां तक कि उसकी उंगली भी काट दी गई।
क्या उसकी अपनी बहन सचमुच बहुत दबंग थी? इस बिंदु पर काओयोंग ने गहरी आवाज में कहा, हुआंग यूनेक्सुआन निर्दयी है, वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। जू झो ने सिर हिलाया। हालांकि ली रुक्सी ने उसे एक अच्छा सबक सिखाया, लेकिन हुआंग यूनेक्सुआन जैसे लोगों के लिए जितना अधिक वे अपमानित महसूस करेंगे, उनका बदला उतना ही कठोर होगा। पहले जैसा, वह न केवल अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बल्कि अपने माता पिता की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा था। चिंता मत करो, मैं प्रिंसिपल से संपर्क करूंगा। काओ योंग ने धीरे से कहा, मैं कुछ बेकार शिक्षकों को गुप्त रूप से आपके परिवार की सुरक्षा करने के लिए रखूंगा। जू झो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और अपने शिक्षक की ओर देखने लगा। क्या अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बेकार शिक्षकों को रखा गया है? क्या स्कूल उसे इतना महत्व देता है? धन्यवाद, गुरुजी, जू झो ने गंभीरता से कहा। चाहे जो भी हो, काओ योन के शब्द उसके लिए एक आश्वासन की तरह थे। यदि सचमुच स्कूल के शिक्षक उनकी सुरक्षा कर रहे होते तो संभवतः उनके माता पिता भी सुरक्षित होते। इसके बाद जू झो की निगाह दृढ़ हो गई। ली रुक्सी के कार्यों ने उसे और भी अधिक मजबूत बनने के लिए दृढ़ संकल्पित कर दिया। यदि वह अब ली रुक्सी जितना शक्तिशाली होता तो क्या हुआंग यूनिक्सुआन उसे इस तरह से धमकी देने की हिम्मत कर सकता था? हालांकि अब स्कूल को सुरक्षा मिल गई है, जू झो को लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। केवल हुआंग यूनेक्सुआन को मारकर इस व्यक्ति को पूरी तरह से खत्म करके ही सभी खतरों को खत्म किया जा सकता है। खैर, हुआंग यूनेक्सुआन की धमकी मुझे इन 2 महीनों के भीतर जितनी जल्दी हो सके उतना मजबूत बनने के लिए मजबूर करती है। जू झो ने मन ही मन सोचा। कोई दबाव नहीं, कोई प्रेरणा नहीं। इस तरह के दबाव के साथ वह कठोर सिर के साथ भी आगे बढ़ेगा और इन 2 महीनों के भीतर ड्रैगन और टाइगर रैंकिंग में जगह बना लेगा। चाहे वह हुआंग यूनिक्सुआन हो या ली रुक्सी, वह जिसे भी मारने की जरूरत होगी उसे मार देगा और जिसे भी जीतने की जरूरत होगी उसे जीत लेगा। जू झो ने अपने निजी प्रशिक्षक की ओर देखते हुए गहरी सांस ली। गुरुजी, कृपया मुझे कृपाण तकनीक की कमियों को देखने में मदद करें। पूरे दिन जू झो काओ योन के कार्यालय में रहा और लगन से पर्वत तोड़ने वाली कृपाण तकनीक का अभ्यास करता रहा। जू झो के प्रयासों को देखकर काओ योन को आश्चर्य हुआ। ऐसा लगता है कि यह बच्चा लगातार अपनी कृपाण तकनीक का अभ्यास कर रहा है। मैंने उसे क्यूबलर का अभ्यास करते क्यों नहीं देखा? काओ योन हैरान था। उसकी कृपाण तकनीक में तेजी से सुधार होना एक बात है, लेकिन शू झो के क्यूई रक्त उतार चढ़ाव में उल्लेखनीय वृद्धि वास्तव में आश्चर्यजनक थी। क्या ये हो सकता है कि इस बच्चे के पास कोई अवतार तकनीक है जो कृपाण तकनीक और क्यूई ब्लड का एक साथ अभ्यास कर रहा है? ये सोचते हुए काओ योंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि उसके अपने विचार बहुत हास्यास्पद थे। ... स्कूल के बाद जू झो ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ काओ योंग को विदाई दी। हर बार जब उन्होंने यहाँ शिक्षक काओ के साथ अभ्यास किया तो उन्हें महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त हुए। अब उसे महसूस हुआ कि दूसरे क्षेत्र में उसकी कृपाण तकनीक में काफी सुधार हुआ है। क्यूई रक्त की वृद्धि अवतार पर छोड़ दें। जू झो ने सोचा, मेरा काम जल्दी से कृपाण तकनीक के तीसरे क्षेत्र तक पहुंचना है। वरिष्ठ वर्ष ड्रैगन टाइगर सूची में अधिकांश लोगों ने युद्ध तकनीकों के दूसरे क्षेत्र को समझ लिया है। वास्तव में उनमें से कई तीसरे क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। ड्रैगन टाइगर सूची में शामिल होने के लिए क्यूई ब्लड को बढ़ाने के अलावा जू झो को कृपाण तकनीक के तीसरे क्षेत्र तक पहुंचना होगा। लेकिन आज रात मेरे क्यूई रक्त में महत्वपूर्ण वृद्धि होनी चाहिए। जू झो ने बैंक कार्ड और काओ योन द्वारा दिए गए 4 अमृत निकाले। उनकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। इतने दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें टॉप 100 सूची से पुरस्कार प्राप्त हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के जू झो ने बैंक कार्ड को अपने फोन से जोड़ा और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में जू झो ने बड़ी मात्रा में चिकन, सुअर का मांस, गाय का मांस और बहुत कुछ खरीदा। 10,000 युआन की संपत्ति के साथ शू झो ने फिजूल खर्ची की केवल सबसे पौष्टिक मांस का चयन किया, यहाँ तक कि कुछ बालों वाले केकड़े भी खरीदे जिन्हें वह आमतौर पर नहीं खरीद सकता था। खर्च करने की होड़ में उन्होंने 300 युआन से अधिक खर्च कर दिए। ठीक 7 बजे जू झो एक बड़ा बोरा लेकर घर लौटा और सीधे अपने शयन कक्ष में चला गया। उसने सारा खाना बड़े मुर्गे के सामने एक बड़े बर्तन में रख दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह आज रात विकसित हो सकता है, जू झो ने अनुमान लगाया। शार्क दांत वाले उत्परिवर्तित मुर्गे का वजन अब 48.5 किलोग्राम था। उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि यह आदमी विकसित होने वाला है।
जैसे ही उत्परिवर्तित मुर्गे ने अपने पंजे हिलाए और खाना शुरू किया, जू झोऊ की चेतना उतर गई। इसका वजन स्पष्ट रूप से बढ़ गया। 49 किलोग्राम, 49.5 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। फिलहाल ये 50 किलोग्राम तक पहुंच गया है। अचानक एक पैनल सामने आया। विकास प्रजाति सीमा तक पहुंच गया। विकास दिशा का चयन किया जा सकता है। विकास एक पंजे, पंख और दांत विकसित होते हैं, तीक्ष्णता और मजबूती बढ़ती है तथा आक्रमण विशेषताओं में बहुत अधिक वृद्धि होती है। विकास दो, पंख विकसित होते हैं, सुव्यवस्थित विशेषताएं जोड़ते हैं, आंखें विकसित होती हैं, रात्रि दृष्टि और तीक्ष्णता बढ़ती है, गति और दृष्टि में बहुत वृद्धि होती है। विकास तीन, पंख, मांस और हड्डियां विकसित होती हैं, कठोरता और मजबूती बढ़ती है, रक्षा गुण बहुत बढ़ जाते हैं लेकिन गति कम हो जाती है। अचानक सामने आए पैनल को देखकर जू झोऊ के चेहरे पर आश्चर्य की लकीर उभर आई। निश्चित रूप से इसका विकास शुरू हो गया। फिर जब उन्होंने विकल्पों पर सरसरी निगाह डाली तो वे थोड़ा रुक गए। यह विकास पहले से बहुत अलग है। प्रथम विकास ने यह तय किया कि उनका अवतार सर्वाहारी, मांसाहारी या शाकाहारी मार्ग अपनाएगा। इस बार विकल्प अधिक विस्तृत हैं। पहला विकास विकल्प निस्संदेह एक भयंकर शिकारी है। दूसरा विकल्प पक्षियों की ओर झुकाव रखता है, जिससे गति और दृष्टि में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। तीसरा विकास गति की कीमत पर भौतिक प्रतिरोध को अधिकतम करता है, कछुए की ओर विकसित होता है। जल्द ही जू झोऊ ने एक निर्णय लिया। पहला विकल्प चुने। उनका अवतार खतरनाक हजार दानव गुफा की ओर जाने वाला था, जो उत्परिवर्तित जानवरों से भरा हुआ था और केवल एक शक्तिशाली शिकारी के पास बचने का बेहतर मौका था। गति और रक्षा के संबंध में यद्यपि यह संभव है, लेकिन वे अन्य उत्परिवर्तित जानवरों का शीघ्र शिकार करने की अनुमति नहीं देंगे, जिससे विकास की गति बहुत धीमी हो जाएगी। व्यापक विचार विमर्श के बाद एक आक्रामक शिकारी सबसे उपयुक्त विकल्प था। जू झोऊ के निर्णय के साथ बस जमीन पर मौजूद शार्क दांत वाले उत्परिवर्तित मुर्गे का तुरंत विकास शुरू हो गया। सबसे पहले उसके पंजे मजबूत हो गए और केराटिन की परतें बढ़ने लगीं, जो उसके पैरों को पूरी तरह से ढकने लगीं और लोहे की तरह तीखे हुक बनाने लगीं। इसी समय उत्परिवर्तित मुर्गी की जांघें बहुत अधिक मजबूत हो गईं, जू झोऊ की पिंडलियों जितनी मोटी तथा केराटिन की मोटी परत से ढकी हुई। इसके बाद इसके पंख लंबे होने लगे तथा पूरे शरीर को ढकने लगे तथा किनारे वाले पंख ब्लेड की तरह तीखे हो गए तथा ठंडी रोशनी से चमकने लगे। अंत में चोंच। मूलतः चौड़ी चोंच अब अधिक चौड़ी और लंबी हो गई तथा शार्क के दांत भी अधिक मजबूत हो गए, जिसमें उसके मुंह में 4-10 सेंटीमीटर लंबे उल्टे छोटे तलवार जैसे नुकीले दांत शामिल हो गए। मुंह। उत्परिवर्तित मुर्गी जमीन पर खड़ी होकर चीखने लगी। मुर्गे की बांग नहीं, बल्कि किसी अज्ञात जानवर की धीमी दहाड़, जो किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त है। अपने सामने उत्परिवर्तित मुर्गे को देखकर जू झोऊ ने आश्चर्य व्यक्त किया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विकास से महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। हालांकि जब उन्होंने इसे देखा तो ऐसा लगा कि यह कुछ हद तक डायनासोर जैसी चीज में विकसित हो रहा है ना? जू झोऊ ने पैनल पर नजर डाली। अवतार शरीर कृपान दांतेदार ड्रैगन जानवर। रैंक स्तर 0, रैंक 2 स्तर 20%। शुद्ध वजन 50 किलोग्राम। प्रतिभाएं प्रतिदिन 10 किलोग्राम वजन बढ़ाना, अधिकतम सभी चीजों को खा जाना, फाड़ना सक्रिय। कृपान दांतेदार ड्रैगन जानवर। जू झोऊ ने अवतार के नाम को देखा, वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ये नाम काफी प्रभावशाली है, हालांकि ऐसा लगता है कि यह चिकन श्रेणी से पूरी तरह परे है। फिर जू झोऊ ने प्रतिभा अनुभाग को देखा। प्रतिदिन 10 किलोग्राम की वृद्धि बनी रही, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त प्रतिभा भी थी जिसे फाड़ना कहा जाता था। फाड़ना सक्रिय होने पर फाड़ने का प्रभाव 150% बढ़ जाता है, जिससे दुश्मन की सुरक्षा को भेदना आसान हो जाता है। एक सक्रिय कौशल। ये देखकर जू झोऊ को मोटे तौर पर समझ आ गया और फिर वह खुश हो गया। ये सक्रिय प्रतिभा बहुत शक्तिशाली है, विशेष रूप से कृपान दांतेदार ड्रैगन बीस्ट जैसे शिकारी के लिए। एक बार प्रयोग करने पर ये कछुए के खोल को भी फाड़ सकता है। वाकई बहुत बढ़िया। जू झोऊ मुस्कुराया। इस विकास ने उसे बहुत संतुष्ट कर दिया था तथा सहस्त्र दानव गुफा की आगामी यात्रा के लिए अधिक आश्वस्त कर दिया था। फिर जू झोऊ ने कृपान दांतेदार ड्रैगन जानवर को दिन का भोजन खाने के लिए नियंत्रित किया। इस बीच जू झोऊ ने चारों अमृतों को बर्तन में डाल दिया और उन्हें भोजन के साथ समान रूप से मिला दिया। मध्यवर्ती शोधन अमृत। जू झोऊ ने सोचा, इसका प्रभाव बुनियादी शोधन अमृत से 3 गुना बेहतर है।
1 मध्यवर्ती शोधन अमृत और 3 बुनियादी शोधन अमृत मुझे कितना सुधार लाएंगे? जू झो ने उम्मीद भरी नजर से देखा। उन्होंने याद किया कि एक बुनियादी शोधन अमृत अवतार को 40% तक बढ़ा सकता है, साथ ही मुख्य शरीर के क्यूई रक्त में पूरे 1 कैला की वृद्धि हो सकती है। अब इतने समृद्ध संसाधनों के साथ वह और कितना सुधार करेगा? उत्सुकता से भरा हुआ जू झो उसके पास बैठकर इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद कृपान दांतेदार ड्रैगन जानवर ने बड़े बेसिन में मौजूद सब कुछ खा लिया, भोजन और अमृत सभी, एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा। मुंह, उसने गहरी गर्जना की। इसके बाद कृपान दांतेदार ड्रैगन जानवर तेजी से बढ़ने लगा। इसकी ऊंचाई फिर से बढ़कर 1.2 मीटर तक पहुंच गई और इसकी चौड़ाई लगभग जू झो की कमर जितनी थी। कृपान दांतेदार ड्रैगन जानवर ने जमीन पर पैर पटका, एक मजबूत बल उसके पूरे शरीर में फैल गया। ये शक्ति! जू झो ने आश्चर्य का भाव दिखाया, यह महसूस करते हुए कि कृपान दांतेदार ड्रैगन जानवर में अब काफी विनाशकारी शक्ति थी। और तभी जू झो के शरीर में गर्मी का एक अभूतपूर्व प्रवाह उमड़ पड़ा। उसके मन में भी स्पष्टता की धारा बही, जिससे उसे ताजगी का एहसास हुआ। अवतार प्रतिक्रिया। जू झो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, वह चुपचाप इंतजार कर रहा था। 10 मिनट बाद सब कुछ शांत हो गया। उत्सुकता से भरी आंखों से जू झो ने पैनल की ओर देखा। रैंक जोड़ 220%, क्यूई रक्त जोड़ 5.5 कैलाश, आत्मा जोड़ 2 नायक, होस्ट जू झो, क्यूई रक्त 79.9 कैलाश, आत्मा 4 नायक, अवतार शरीर कृपान दांतेदार ड्रैगन जानवर, रैंक स्तर 0, रैंक 4 स्तर 40%, शुद्ध वजन 58.5 किलोग्राम, प्रतिभाएं प्रतिदिन 10 किलोग्राम वजन बढ़ाना, अधिकतम सभी चीजों को खा जाना, फाड़ना सक्रिय। विकास। जब वजन प्रजाति सीमा तक पहुंच जाता है तो इसका विकास शुरू हो सकता है। अभूतपूर्व वृद्धि। जू झो आश्चर्यचकित था, फिर उसके चेहरे पर अदम्य उत्साह का भाव दिखा। अवतार का रैंक चरण दूसरे स्तर से सीधे चौथे स्तर तक पहुंच गया और मुख्य शरीर के क्यूई रक्त और आत्मा को पर्याप्त बढ़ावा मिला। जू झो ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और महसूस किया कि एक जबरदस्त शक्ति उसके अंगों से उसके पूरे शरीर में फैल रही है, मानो वह एक मामूली घूंसे से ही भयानक शक्ति छोड़ सकता हो। ताकत में वृद्धि केवल गौण थी। मुख्य बात यह थी कि जू झो की आत्मा अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गई थी। अपने कमरे में बैठे बैठे वह अपने घर से 50 मीटर दूर तक की हलचल भी सुन सकता था और उसकी दृष्टि पहले से कहीं बेहतर हो गई। यह एहसास। जू झो की आंखें उत्साह से चमक उठीं और सोचने लगा, यह बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जल्द ही जू झो को कुछ गड़बड़ नजर आने लगी। पहले अवतार के 5% बढ़ने से मुख्य शरीर के क्यूई रक्त में 0.1 कैलाश की वृद्धि होती थी, लेकिन अब तो अनुपात 4% हो गया है। जू झो हैरान था, क्या ये हो सकता है कि अवतार विकसित होने के बाद इसकी रैंक स्टेज वृद्धि अधिक प्रतिक्रिया लाती है? ये बात समझकर जू झो और भी अधिक रोमांचित हो गया। इसका मतलब ये था कि उसकी विकास गति पहले से अधिक तेज होगी। बहुत बढ़िया। जू झो ने अपनी मुट्ठी भींच ली, मेरी वृद्धि की गति काफी बढ़ सकती है। ... उस रात जू झो को बहुत उत्साह महसूस हुआ, लेकिन शक्ति में तीव्र वृद्धि के बावजूद उन्होंने अपने प्रशिक्षण में कोई ढिलाई नहीं बरती। रात के खाने के बाद जू झो पहाड़ तोड़ने वाली कृपान तकनीक का अभ्यास जारी रखने के लिए पिछवाड़े में चला गया। अब उनकी कृपान तकनीक तेजी से कुशल हो गई थी। ... सुबह 2 बजे जू झो ने स्नान समाप्त किया और अपने बिस्तर पर लेट गया। उस 10,000 युआन के साथ कृपान दांतेदार ड्रैगन जानवर अब हर दिन 10 किलोग्राम बढ़ सकता है। जू झो ने छत की ओर देखते हुए सोचा, मुझे अब क्यूई ब्लड वृद्धि के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब से मुझे बस अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम का पालन करना होगा और अपनी युद्ध तकनीकों में लगातार सुधार करना होगा। अपने मन में चुपचाप योजनाएं बनाते हुए जू झो धीरे धीरे सो गया। अगले दिन सुबह 7 बजे के बाद जू झो घर से जल्दी निकल गया और स्कूल के लिए चल पड़ा। प्रशिक्षण का एक नया दिन शुरू। ... अधिकांश लोगों के लिए प्रशिक्षण एक अत्यंत नीरस कार्य है, लेकिन 10,000 युआन के इनाम के साथ जू झो ने कृपान दांतेदार ड्रैगन जानवर अवतार को खिलाने में प्रतिदिन 300 युआन खर्च किए, जिससे उसके क्यूई रक्त में तेजी से वृद्धि हुई। अपनी असाधारण समझ की प्रतिभा के साथ वह अपने प्रशिक्षण में अत्यधिक तल्लीन हो गए। अनजाने में दिन प्रतिदिन पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया।
मई में लिंजियांग शहर में गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मी का एहसास होने लगा है। काओ योन के कार्यालय में एक लंबा व्यक्ति एक लंबी कृपान पकड़े हुए है और उसे जोर जोर से घुमा रहा है। बूम! अचानक उसकी लंबी कृपान जोर से आगे की ओर वार करती है। ब्लेड की रोशनी चारों ओर से काटती हुई निकलती है, मानो आसपास की हवा को निचोड़ रही हो, और एक भयंकर गर्जना उत्पन्न करती है। कृपान के भीतर से एक छिपी हुई शक्ति फूट पड़ती है। शश! कुछ ही देर में जमीन पर 3 मीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा एक सफेद निशान दिखाई देने लगता है। यदि यह भयानक शक्ति किसी व्यक्ति पर गिरे तो उसे छोटी मोटी चोटें अवश्य लग सकती हैं। जू झो अपनी तलवार म्यान में रखता है और काओ योन की ओर देखते हुए खड़ा होकर पूछता है, गुरुजी कैसा रहा? बुरा नहीं है, काओ योन ने प्रशंसा की। आप कृपान तकनीक के तीसरे क्षेत्र से केवल एक कदम दूर हैं। जू झो ने सिर हिलाते हुए कहा, 2 दिन पहले मैं माउंटेन ब्रेकिंग सेबर तकनीक के दूसरे शिखर पर पहुंच गया। ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे मैं तीसरे क्षेत्र की दहलीज को छूने वाला हूं। तुम बच्चे हो, काओ योंग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। तुम्हारी प्रगति वास्तव में आश्चर्यजनक है। जू झो 2 महीने से भी कम समय से माउंटेन ब्रेकिंग सेबर तकनीक का प्रशिक्षण ले रहा है। अब वह पहले ही दूसरे शिखर पर पहुंच चुका है और तीसरे क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं है। अब उन्हें प्रतिभाशाली कहना पर्याप्त नहीं है, विलक्षण प्रतिभा कहना अधिक उपयुक्त होगा। लेकिन काओ योन को लगता है कि जू झो का सुधार यहीं तक सीमित नहीं है। वह शू झो के क्यूई रक्त में उतार चढ़ाव को देखता है और पाता है कि इस महीने लड़के के क्यूई रक्त में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। ऐसी विस्फोटक शक्ति के साथ उसका क्यूई ब्लड संभवतः 90 काट तक पहुंच गया होगा, काओ योंग ने सोचा। ये सोचकर काओ योंग और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ। जागृति से पहले जू झो का क्यू ब्लड केवल 70 काट के आसपास था और अब 2 महीने से भी कम समय में इसमें 20 काट की वृद्धि हो गई है। ये गति सचमुच चौंकाने वाली है। फिर भी वह ये नहीं जानता कि जू झो ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। जू झो अपने पैनल पर नजर डालता है। होस्ट जू झो, क्यू ब्लड 91.9 कार्ड, आत्मा 9 अवतार कृपान दांतेदार ड्रैगन जानवर, रैंक 0, रैंक 9, लेवल 20%, शुद्ध वजन 358.5 किलोग्राम, प्रतिभा प्रतिदिन 10 किलोग्राम वजन बढ़ाना, सीमा सभी चीजों को खा जाना, फाड़ना, सक्रिय विकास जब शुद्ध भार प्रजाति की सीमा तक पहुंच जाता है तो विकास शुरू हो सकता है। 1 महीने के समय में मेरे क्यूई ब्लड में 12 काट की वृद्धि हुई, स्पिरिट में 5 ही की, जू झो ने सोचा। और कृपान दांतेदार ड्रैगन बीस्ट अवतार स्तर 4 से स्तर 9 तक बढ़ गया है, रैंक 1 में कदम रखने वाला है। 10,000 युआन के इनाम के साथ उन्होंने इस महीने आश्चर्यजनक गति से खुद को आगे बढ़ाया है। अब उसका क्यू ब्लड पहले ही 90 काट का आंकड़ा पार कर चुका है। लेकिन जू झो की असली ताकत सतह पर दिखने वाली ताकत से कहीं अधिक है। मत भूलिए, अविनाशी ड्रैगन बॉडी प्रतिभा के कारण उसकी क्यूई रक्त गुणवत्ता सामान्य लोगों से कहीं अधिक है। उसके क्यू ब्लड में प्रत्येक 1 काट की वृद्धि एक साधारण व्यक्ति के लिए लगभग दोगुनी वृद्धि के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में जू झो का क्यू ब्लड एक सामान्य व्यक्ति के लिए 130 से अधिक काट के बराबर है। यहां तक कि इस स्तर के प्रतिभाशाली लोग भी उसकी वर्तमान क्यूई ब्लड ताकत, जो 120 से अधिक काट्स की है, से मेल नहीं खा सकते। फिर भी काओ योंग ने एक साधारण व्यक्ति के केवल 90 काट ही देखे। जू झो की असली ताकत इससे कहीं अधिक है। एक क्षण के बाद जू झो अपनी कृपान रख देता है और काओ योंग के सामने हल्का सा झुकता है। गुरुजी, मैं प्रशिक्षण कक्ष में लौट रहा हूं, एक पल इंतजार करें। काओ योंग ने अचानक उसे वापस बुलाया और कहा, ये वे पुरस्कार हैं जो आपकी बहन को पिछले महीने शीर्ष 100 में आने के लिए मिले थे, कृपया उन्हें उसे दे दें। वह कई प्रशिक्षण औषधियां निकालता है। जू झो थोड़ा हैरान हुआ, मेरी बहन का? काओ योंग सिर हिलाते हुए कहते हैं, पिछले महीने की प्रशिक्षण सब्सिडी उससे छीन ली गई थी और चूंकि मैं संसाधन हस्तांतरण का प्रभारी हूं, इसलिए मैंने उसके लिए एक प्रतिस्थापन मंगवाया। वैसे भी आप उसके भाई हैं। जू झो को अधिक से अधिक हैरानी हो रही है, उसका सामान छीनने की हिम्मत किसने की? काओ योंग कहते हैं, लगता है कि ली रुओक्सी ने इनर सिटी के किसी व्यक्ति को नाराज कर दिया है। इनर सिटी के कुछ छात्र हाल ही में उन्हें निशाना बना रहे हैं। आंतरिक शहर, जू झो ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसने इनर सिटी के बारे में सुना है। यान देश के 12 राज्यों में प्रत्येक राज्य एक पंखुड़ी की तरह है। 12 पंखुड़ियां मिलकर एक कमल का फूल बनाती हैं।
और इस कमल पुष्प के बिल्कुल मध्य में पात्र भाग में आंतरिक नगर है। आंतरिक शहर के अलावा लिनजियांग शहर जैसे अनगिनत छोटे शहर हैं जिन्हें बाहरी शहर जिले कहा जाता है। बाहरी शहर जिलों से परे विशाल क्षेत्र हैं जिन्हें निषिद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बाहरी शहर जिलों को ज्वारीय विद्रोह के बाद बफर जोन के रूप में स्थापित किया गया है। आंतरिक शहर यान देश का मुख्य क्षेत्र है। इनर सिटी की तुलना में आउटर सिटी जिला एक ग्रामीण गांव जैसा है, बंजर और पिछड़ा हुआ। इनर सिटी से बहुत अधिक लोग हमारे स्कूल में नहीं आते हैं, है ना? शू झो ने उलझन में पूछा। वास्तव में नहीं, लेकिन उनका प्रभाव काफी है, काओ योंग ने सहजता से उत्तर दिया। ड्रैगन टाइगर सूची में पहले स्थान पर रहने वाले लियू हे इनर सिटी के बड़े परिवारों में से एक से हैं और अन्य लोग उन्हें एक नेता के रूप में मानते हैं। लियू हे, जू झो ने थोड़ा सा मुंह बनाया। क्या ली रुक्सी ने उसे नाराज किया? अन्यथा इनर सिटी के छात्र उसे क्यों निशाना बनाते? काओ योंग उसकी ओर देखता है और कहता है, इस पर ध्यान मत दो, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। बस सामान अपनी बहन तक पहुंचा दो। ठीक है। जू झो सिर हिलाता है और विदा लेता है तथा प्रशिक्षण औषधियों के साथ वरिष्ठ वर्ष के शिक्षण भवन की ओर बढ़ जाता है। वरिष्ठ वर्ष कक्षा 3 प्रशिक्षण कक्ष में एक सुंदर लड़की एक लंबी तलवार थामे तलवारबाजी का एक अभ्यास पूरा करती है और फिर तलवार म्यान में रखकर खड़ी हो जाती है। ढीली मार्शल आर्ट वर्दी के बावजूद उसकी लंबी कद काठी और सुडौल शरीर अभी भी कक्षा की कई लड़कियों को ईर्ष्यालु बनाता है। freewebnovel.com। ली रुओक्सी शांति के एक पल का आनंद लेने के लिए अपनी आंखें हल्की सी बंद करके पास के विश्राम क्षेत्र में बैठ जाती है। तभी 2 चोटियों वाली एक लड़की अंदर आती है। क्लास प्रतिनिधि आ गया। जुड़वा पोनीटेल वाली लड़की ली रुओक्सी को पानी की एक बोतल थमाती है। ली रुओक्सी अपनी आंखें खोलती है लेकिन उसे लेने के लिए आगे नहीं बढ़ती। वह लड़की की ओर देखती है और शांति से कहती है, जो मन में है बोलो। झो केक्सन ने अजीब तरीके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, फिर धीरे से कहा, क्लास प्रतिनिधि, बस लियूहे के साथ टीम बनाने के लिए सहमत हो जाओ। बहुत से लोग उसके साथ मिलकर 1000 दानव गुफा में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन वह उन्हें मना कर देता है। तुम लियूहे का जिक्र क्यों करती रहती हो? ली रुओक्सी उसकी ओर देखती है। यद्यपि ये लड़की उसकी सहपाठी है, फिर भी वे आमतौर पर करीब नहीं हैं। फिर भी हाल के दिनों में लड़की अचानक उसके प्रति गर्मजोशी दिखाने लगी है तथा अक्सर लियूहे का जिक्र करती है। ली रुओक्सी को इस बात का अंदेशा है, लेकिन वह अपनी सहपाठी के साथ शांत स्वर में बात करती है। झो केक्सन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आपने गलत समझा है। मैंने देखा है कि भाई लियू ने आपको कई बार आमंत्रित किया है, लेकिन आप उन्हें मना करते रहते हैं। अब कक्षा 1 के लोग हम पर अच्छी नजर नहीं रखते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि क्लास 1 क्या सोचती है? ली रुओक्सी की आवाज ठंडी है। ओह! झो केक्सन का चेहरा तनावग्रस्त हो जाता है, फिर वह अवाक होकर कहती है, क्लास प्रतिनिधि, जिद्दी मत बनो। ये सिर्फ एक टीम अप है, भाई लियू बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बस, ली रुओक्सी ने उसे रोकते हुए कहा, उसका स्वर ठंडा था, मुझे परवाह नहीं है कि लियूहे ने तुम्हें कितने लाभ दिए हैं, मेरे सामने उसका जिक्र मत करो। फिर वह खड़ी हो जाती है और विश्राम क्षेत्र से बाहर चली जाती है। विश्राम क्षेत्र के अंदर झो केक्सन ली रुओक्सी को जाते हुए देखती है, उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है और वह धीरे से बुदबुदाती है, भाई लियू आपको शिष्टाचार के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं, आप कृतघ्न व्यक्ति हैं। वह बुदबुदाती है, ये सोचकर कि बाहर जाने के बाद ली रुओक्सी सुन नहीं पाएगी। लेकिन ली रुओक्सी की सुनने की शक्ति बहुत तेज है। विश्राम क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद भी वह इसे स्पष्ट रूप से सुन पाती है। ली रुओक्सी के कदम थोड़े रुक गए, उसका हाथ थोड़ा कस गया। हालांकि अंत में वह कुछ नहीं कहती। झो केक्सन उसकी सहपाठी है और कक्षा प्रतिनिधि के रूप में वह अपने सहपाठियों पर हमला नहीं कर सकती। खासकर इसलिए क्योंकि उसने पहले भी स्कूल के नियमों का उल्लंघन करते हुए हुआंग यूनेक्सुआन की उंगली तोड़ दी थी। यदि उसने फिर से लापरवाही बरती तो स्नातक की डिग्री प्राप्त करना बहुत कठिन हो सकता है। लेकिन जैसे ही ली रुओक्सी अपना गुस्सा निगलने वाली थी, अचानक प्रशिक्षण कक्ष के प्रवेश द्वार से एक आवाज सुनाई दी, आप किसे कृतघ्न कह रहे हैं? एक परिचित व्यक्ति स्थिर कदमों से अंदर आता है।